दीपाली राणा, आप देख रहे हैं योर मनी और आपके तमाम सवाल इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए, निवेश से जुड़े हुए, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड तमाम क्वेश्चन शो में शामिल करते हैं। अगर आपके पास भी कोई भी सवाल है, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ जानना चाहते हैं, कब कैसे शुरुआत करें, कैसे अपने सपनों को पूरा करें, तो योर मनी आपकी मदद के लिए हर रोज हम लेकर आते हैं। आप भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप कनेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू भी yourmoney@nw18.com। साथ ही आप सेंड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन सोशल मीडिया पर, यानी फेसबुक, ट्विटर पर, CNBC आवाज के हैंडल पर जाइए। ये शो आप देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं। आज हमारे साथ ऑक्टिव मनी मैनेजर्स के MD पंकज मटवाल मौजूद है। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और सवाल लेने से पहले आज बात करेंगे कि जब हम अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, पोर्टफोलियो बनाने के बारे में सोचते हैं, तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात, एक सबसे कॉमन कंफ्यूजन ये होता है कि अगर आपको आमतौर पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या हाइब्रिड कैटेगरी मिलाकर आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना भी, तो इतने सारे फंड हाउसेज हैं, किस फंड हाउस का फंड आप ऑप्ट करें, तो किन बातों का ख्याल रखें जब एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना हो। तो दीपाली जी नमस्कार। बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हैं या कभी रीबैलेंसिंग भी करते हैं, तो किस तरह से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरह के एसेट्स हों, क्योंकि अगर हम म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो आपके पास चॉइस है इक्विटी फंड, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, गोल्ड फंड्स, और इक्विटी में भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो कई तरह की कैटेगरीज और सब कैटेगरीज होती हैं। तो पहले जो मेन चीजें हैं वो ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन यानी कि कितनी लंबी अवधि के लिए आप निवेशित रहना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं। ये पहले कुछ जरूरी बातें हैं। तो इनके आधार पर आप तय कीजिए कि किस तरह के फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या कहां पर आपका एलोकेशन ज्यादा या कम होना चाहिए। उसकी बात यदि हम बात करें स्पेशली म्यूचुअल फंड्स की, तो अक्सर क्या होता है, डिसाइड किया कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, तो अक्सर निवेशक यही ध्यान रखते हैं कि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स कौन से हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। और बेस्ट परफॉर्मिंग का क्राइटेरिया क्या होता है, जिसके पास रिटर्न्स बेहतर हैं, मतलब वो अच्छे फंड्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये इस बात की तो हमें तसल्ली देता है कि फंड ने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, इसकी जानकारी मिलती है, लेकिन हम अब इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहां से आगे फंड कैसा परफॉर्म करेगा, उसके लिए फंड्स के पोर्टफोलियो को देखना वो भी जरूरी है। साथ में ये समझना दीपाली जी बहुत जरूरी है कि आप जिस फंड में निवेश कर रहे हैं, जिस स्कीम में निवेश कर रहे हैं, वो आपके रिस्क एपेटाइट को के हिसाब से है या नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए हम बात करते हैं मिड कैप फंड की। अब आपने तय किया कि आप मिड कैप फंड में निवेशित रहना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, लेकिन मिड कैप फंड का जो क्राइटेरिया है उसमें ऐसा है कि 65% एलोकेशन जो है वो मिनिमम मिड कैप शेयर्स में होना चाहिए। बट बाकी 35% हो सकता है एक फंड का स्मॉल कैप में हो और दूसरे का लार्ज कैप में। बट आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, बट आपने सिर्फ मिड कैप फंड देखा, उसके रिटर्न्स देखे और आपने डिसाइड कर लिया। तो आप हमेशा देखें कि पोर्टफोलियो कैसा है, उसमें रिस्क कितना लिया गया है, आने वाले समय में कैसा रहेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक एक्सपेंस रेशियो भी जो है दीपाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी फंड में देखने के लिए। और अक्सर आजकल उसकी बात बहुत होती है कि फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस जितना कम होगा मतलब रिटर्न ज्यादा मिलने चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि कम एक्सपेंस रेशियो के चक्कर में फंड एफिशिएंटली मैनेज नहीं होता। तो इसके लिए ये देखना जरूरी है कि कम एक्सपेंस में यदि फंड बहुत अच्छा मैनेज हुआ है, रिटर्न्स अच्छे जनरेट कर पा रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एक्सपेंस कम करने के चक्कर में और फंड ही ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो सही नहीं है। तो इसके लिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर एक बात और होती है फंड का साइज। अब कई बार साइज बहुत बड़ा होता है या बहुत छोटा होता है। बहुत बड़ा है और उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़े तो लिक्विडिटी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। मतलब कि फंड मैनेजर अगर शेयर्स बेचना चाह रहे हैं और साइज बहुत बड़ा हो, थोड़ी मुश्किल आती है। ऐसे ही छोटा फंड होता है तो पैसा बहुत कम है, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी है भी तो कैसे उसको एनकैश करें, वो मुश्किल हो जाता है। तो ये भी देखना जरूरी है। और यदि आप पास्ट परफॉर्मेंस देख रहे हो तो दो चीज और देखिए। एक ये कि क्या उस समय में फंड मैनेजर वही है जो पहले से मैनेज कर रहे हैं या फिर चेंज हुए हैं। अगर फंड मैनेजर चेंज हुआ है उस फंड का, तो मतलब फिर वहां पर बदलाव आ सकता है। तो फिर पास्ट परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगी। फंड मैनेजर की पास्ट परफॉर्मेंस आपको देखनी होगी ओवरऑल कि उनका कैसा ट्रैक रिकॉर्ड है। और दूसरी बात ये भी जानना जरूरी है
कि कितनी साइकिल्स, बिजनेस साइकिल्स उस फंड ने देखी हैं, क्योंकि समय के अनुसार कई बार ऐसा होता है कोई फंड मैनेजर अच्छे समय में अच्छा परफॉर्म करने की ताकत रखते हैं, बट जब समय खराब होता है तब उस वक्त ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आपने कोई भी फंड देखा हो तो डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स में उनका कैसा प्रदर्शन रहा है उसको भी देखना जरूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। ओके तो काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई हैं पंकज जी ने। जब भी आप अपने फंड का चुनाव करें, किन बातों का आपको ख्याल रखना है, वो तमाम बारीकियां आपको समझाई गई हैं। स्टिल कोई कंफ्यूजन हो तो अपने क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। अनिल कुमार हरियाणा से हमारे साथ हैं कनेक्टेड फोन लाइन पर। अनिल जी नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्कार मैम, मेरे ये 18,000 पर मंथ का SIP है अलग अलग फंड में, जैसा मैंने भेजा है। तो मेरा 18 साल का टारगेट है 1 करोड़ का, क्या अचीव हो सकता है? 18 इयर्स का टारगेट, 18 इयर्स में 1 करोड़ का टारगेट, करेक्ट। अभी आप जो 18,000 की सिप कर रहे हैं, कितना टाइम हो चुका है, कितना पोर्टफोलियो की वैल्यू है अभी? अभी करीब 1.5 लाख है इन पोर्टफोलियो वैल्यू। ओके ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू, 18,000 की SIP ये कर रहे हैं हर महीने, और लगभग 7 फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं। फंड्स के नेम मैं क्विकली बता दूं पंकज जी, मेरे एसेट लार्ज कैप फंड, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, एक्सेस स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, क्वांट टैक्स प्लान। इन 5 फंड्स में तो 3,000 रुपए महीना डाल रहे हैं। टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 1,000 रुपए महीना, BPFS फ्लेक्सी कैप फंड में 2,000 रुपए महीना। तो इनका पोर्टफोलियो पहले तो देखिए कैसा है, कुछ बदलाव करने या फिर नहीं। दूसरा, 1.5 लाख की पोर्टफोलियो वैल्यू, 18,000 के सिप, 18 इयर्स में 1 करोड़ का टारगेट। बिल्कुल, देखिए अनिल जी, ऐसा है कि यदि हम 12% के CAGR पर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, लेकिन जो हमने देखा है इक्विटी में पास्ट परफॉर्मेंस, उसके हिसाब से एक 12% का CAGR एज्यूम करके चल रहे हैं। तो आप 18 इयर्स में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं, थोड़े उससे ज्यादा ही आपके हो सकते हैं। तो 1 करोड़ तो पॉसिबल है, बट एक चीज ध्यान रखना कि समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होती है। तो मैंने कहा यहां पर कि आप आसानी से अचीव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि समय के साथ जब भी मौका मिले इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते जाइए, ताकि इन्फ्लेशन को भी आपका पोर्टफोलियो बीट कर सके। स्कीम्स अच्छी हैं, कोई दो राय नहीं है, सभी स्कीम्स अच्छी हैं। हालांकि एक सेक्टोरल फंड भी आपने लिया हुआ है, टाटा इंडिया टेक्नोलॉजी फंड, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि 1,000 रुपीज की SIP कर रहे हैं यहां पर आप डिजिटल इंडिया फंड में। और एक चीज मिसिंग है, वो ये है कि आपके पोर्टफोलियो में कोई इंटरनेशनल फंड नहीं है। जब बात हो रही है 15 साल 18 साल की, तो मेरी राय ये होगी कि एक इंटरनेशनल फंड भी आपके पास होना चाहिए, और उसके लिए ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड या मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 फंड ऑफ फंड्स आप कंसिडर कर सकते हैं। बस एक थोड़ा सा एक फंड ऐड करने की सलाह दी है, बाकी सब ठीक है। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, तो अपने गोल को आप हासिल कर सकेंगे। थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए अपने पोर्टफोलियो को लेकर। सभी स्कीम्स अच्छी हैं, इन्वेस्टेड रहिए, लेकिन आप इंटरनेशनल फंड भी कोई अपना पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जिसमें ICICI प्रू US ब्लू चिप है, मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 फंड है, इन्हें आप शामिल कर सकते हैं। अगले कॉलर से बात करेंगे। इन्होंने हमें सवाल भेजा है SMS के थ्रू। इनकी 39 ईयर्स ऑफ एज है, 9,500 रुपए महीने की ये SIP कर रहे हैं, 9,500 की SIP, 35,000 इनकी मंथली सैलरी है। रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई और उनकी शादी के लिए ये एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं। 15 से 20 साल में 1 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं। इसके अलावा सुंदरम स्मॉल कैप में 55,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट। अब फंड्स कौन से हैं? 4 फंड्स हैं इनके पास। मरी एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 2,500 रुपए महीना, कोटक फ्लेक्सी कैप में 2,000 रुपए महीना, DSP स्मॉल कैप में 2,000 रुपए महीना, और SBI ब्लू चिप में 3,000 रुपए महीना। तो टोटल 9,500 की SIP। बताइए 15 से 20 साल में 1 करोड़ का टारगेट लाइकली है या फिर नहीं? दूसरा, इनके फंड चॉइसेस पर आपकी सलाह। बिल्कुल, देखिए 20 इयर्स की बात है, तो करीब करीब इस निवेश के साथ जो ऑलरेडी इनके पास में है और जो SIP का अमाउंट तय किया गया है, करीब 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं यहां पर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक स्कीम्स का सवाल है, तो स्कीम्स भी अच्छी हैं, लेकिन इनके पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड की कमी है। तो मेरी सलाह ये होगी कि SBI ब्लू चिप फंड से अगर ये SBI मिड कैप फंड में स्विच कर लें तो वो अच्छा रहेगा। तो मिड कैप फंड भी हो जाएगा, और साथ में अगेन जैसा मैंने पहले सवाल में भी कहा था कि अगर लंबे समय की बात हो तो इंटरनेशनल फंड भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आपने अभी रियलाइज किया होगा कुछ समय में, देखिए कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है NASDAQ 100 की। तो पोर्टफोलियो में रहना चाहिए समय समय पर। कभी इंडियन मार्केट अच्छा करते हैं तो कभी इंटरनेशनल मार्केट्स बेटर परफॉर्म करते हैं।
और स्कीम की बात करूं तो अगेन मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड्स आप कंसिडर कर सकते हैं, या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड आप रख सकते हैं। तो इन फंड्स को ऐड कीजिए। बाकी पोर्टफोलियो अच्छा है, बिल्कुल आप इसके साथ बने रहिए। सिर्फ एक फंड मैंने बोला कि लार्ज कैप से आप मिड कैप में सेम फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड वो आप कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह दी गई है। थोड़ी सी चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं। एसबीआई ब्लू चिप फंड जो है आप उससे आप निकलिए। सुंदरम स्मॉल कैप में जो आपने लमसम डाला हुआ है पैसा उसमें आप बने रहिए। साथ ही एसबीआई ब्लू चिप की जगह आप एसबीआई मिड कैप या मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक या आईसीआईसीआई प्रू यूएस ब्लू चिप फंड शामिल कर सकते हैं। बाकी अपने स्टेप अप एसआईपी करते रहिए। जैसे जैसे इनकम बढ़े अपने इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज करते रहिए, अपने गोल को हासिल कर सकेंगे। रोहित ने सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू लखनऊ से। 38 साल इनकी उम्र है और 1,87,000 रुपए की इनकी हर महीने एसआईपी चल रही है। फिलहाल इन्होंने 45 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। एफडी में 50 लाख है। 13 साल बाद रिटायरमेंट इनका होगा, तब इनको 4 करोड़ चाहिए। 7 साल बाद बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए 1 करोड़ का लक्ष्य है। तो टोटल 5 करोड़ का टारगेट, 1 करोड़ इन 7 ईयर्स, 4 करोड़ इन 13 ईयर्स। अब इनके मैं फंड्स बताऊं तो अच्छी बात यह है कि 2.25 लाख रुपए की एसआईपी के लिए भी इन्होंने बहुत क्लटर्ड नहीं किया पोर्टफोलियो। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप में 38,000 रुपए महीना, पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप में 35,000 रुपए महीना, एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में 50,000 रुपए महीना, टाटा स्मॉल कैप में 15,000 रुपए महीना। इसके अलावा टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड में 25,000 रुपए महीना और एसएनपी 500 इंडेक्स फंड में 10,000 रुपए महीना। एनपीएस में भी 14,14,000 रुपए ये डाल रहे हैं और सुकन्या समृद्धि योजना में भी 1 लाख रुपए सालाना ये डाल रहे हैं। तो काफी सारी ट्रेडिशनल अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने की हुई हैं। अब एफडी, लमसम इन्वेस्टमेंट, एनपीएस, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब इन्वेस्टमेंट्स रही इनकी म्यूचुअल फंड्स के अलावा। गोल्स आपको इन्होंने बताए, तो बताइए क्या सजेशन इनके गोल्स, इनके पोर्टफोलियो, इनकी स्ट्रैटेजी पर? देखिए दीपाली, क्योंकि ऑलरेडी 1 करोड़ 17 लाख का पोर्टफोलियो बन चुका है सिर्फ म्यूचुअल फंड का, साथ में 1,87,000 पर मंथ इन्वेस्ट हो रहा है। तो यदि मैं बात करूं अगले 12 साल की, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि 2035 में और हम 23 से कैलकुलेट करें तो 12 साल की भी अगर हम बात कर लें तो इनके पास 10 करोड़ से ज्यादा रुपए इकट्ठा हो सकते हैं 12% के रेट से। ये बात हो रही है म्यूचुअल फंड की। उसके अलावा आपने भी बताया कि इनका सुकन्या समृद्धि योजना में भी इन्वेस्टमेंट है, एफडीज भी हैं। तो इनका जो टारगेट है 4 करोड़ का प्लस 1 करोड़ का, 5 करोड़ का, तो उससे तो कहीं ज्यादा यहां पर अमाउंट इकट्ठा हो सकता है। तो उसकी तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बस थोड़ा सा पोर्टफोलियो में यहां भी मैं एक बदलाव की राय दूंगा। उसकी वजह यह है कि इन्होंने या तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मेजरली, और दूसरा जो फ्लेक्सी कैप फंड है या दूसरे फंड्स हैं उनका फंड्स का मेजर एक्सपोजर भी लार्ज कैप में है। तो इनका पोर्टफोलियो जो ज्यादा करके लार्ज कैप में है और मिड कैप एक्सपोजर कम है। इसके लिए मेरी सलाह ये रहेगी कि एक अगर मिड कैप फंड में ये स्विच करें, मतलब लार्ज कैप में एक्सपोजर कम कर दें। फंड सारे अच्छे हैं, इसमें निकलने की सलाह नहीं दूंगा, बट किसी में एक्सपोजर कम करके या एसआईपी को कम करके आप एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। बाकी वैसे ओवरऑल देखेंगे तो पोर्टफोलियो अच्छा है और आप बिल्कुल अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, तो गोल तो आप अपने आसानी से हासिल कर लेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आपने काफी की हुई हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपके पोर्टफोलियो की बात करें तो लार्ज कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर ज्यादा है, उसको थोड़ा सा कम करने की सलाह है। एक फंड आपको और सजेस्ट किया गया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का, उसको आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बाकी आपकी सभी स्कीम सही है, लमसम इन्वेस्टमेंट भी सही है। आप इन्वेस्टेड रहिए और अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू भी करते रहिए। एक और सवाल लेंगे, हर्ष जैन हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। हर्ष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैम मैं गुड इवनिंग सर। मैं एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूँ 30,000 पर मंथ की। मैंने जो फंड्स देखे थे अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है। जो मैंने फंड्स देखे थे 7,500 की एसआईपी है जो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी मिड कैप फंड। तो मुझे जानना था कि ये फंड सिलेक्शन सही है या मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। लक्ष्य है 15 साल के लिए मुझे करना है इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, 15 साल के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना है और टारगेट है 2.5 CR का। 2.5 CR का 15 ईयर्स, करेक्ट? यस। ओके, ठीक है।
तो इनका पोर्टफोलियो इन्होंने बताया 4 फंड्स ही इनके पास हैं। एचडीएफसी इंडेक्स, एसएनपी, बीएससी, सेंसेक्स, डायरेक्ट प्लान 7,500 रुपए महीना, पराग पारी फ्लेक्सी कैप 7,500, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 7,500, टाटा स्मॉल कैप में भी 7,500। रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी का इनका टारगेट है और गोल जो है इनका 15 ईयर्स में 2.5 करोड़ का है। तो 30,000 की एसआईपी है। क्या सजेशन इनके लिए? हर्ष जी, पहले तो यह है कि जो स्कीम आपने सिलेक्ट की है, स्कीम्स अच्छी हैं और आपका वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से ये सिलेक्शन और एलोकेशन भी अच्छा है, क्योंकि आपने लार्ज कैप में इंडेक्स फंड को चुना है और साथ ही आपके पास मिड कैप, स्मॉल कैप और एक फ्लेक्सी कैप फंड भी आपने रखा है, ताकि यदि किसी वक्त ऐसा लगता है कि ज्यादा एक्सपोजर लार्ज कैप में, मिड कैप में कहीं होना चाहिए, तो वो भी पॉसिबल हो पाएगा इस फंड के जरिए। तो फंड्स बिल्कुल आप इनके साथ में शुरुआत कर सकते हैं। और जहां तक यह है कि 30,000 रुपए महीना आप यदि निवेश करते हैं और मैं अगेन 12% के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो 15 ईयर्स में 1.43 करोड़ रुपए इकट्ठा हो पा रहे हैं। ये एक मैथमेटिक्स है। अब लेकिन अगर हम बात करें कि आपको 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं, तो सलाह ये होगी कि आप 10% का स्टेप अप मेथड ऑप्ट कर लें या हर साल मैनुअली 10% बढ़ाते रहें। तो बेशक आप 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं 15 साल में इस निवेश के साथ। तो स्कीम ठीक है और मैंने आपको जैसा कहा कि समय के साथ बढ़ाइए अपने निवेश को। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, तो फंड्स अच्छे हैं आपके पोर्टफोलियो में, इन्वेस्टेड रहिए और फिलहाल मौजूदा एसआईपी से तो 1.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर सकें, क्योंकि आपका गोल 2.5 करोड़ का है। तो करना कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम है, 15 ईयर्स काफ़ी होते हैं। कोशिश कीजिए हर साल अपनी एलोकेशन को इंक्रीज करने के लिए और इन्वेस्टेड रहिए। अगर आप हर साल भी 10% एलोकेशन बढ़ाएंगे तो अपने 2.5 करोड़ के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकेंगे। तो इन्वेस्टेड रहिए अपने इन फंड्स में। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस बार कुछ और सवालों को लेंगे। पंकज मटपाल हमारे साथ बने हुए हैं। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं योर मनी। हमारे साथ पंकज मुक्तान मौजूद है अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कुछ कॉलर्स से और कनेक्ट करते हैं। राकेश कुमार हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। राकेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 63 इयर्स है। मेरा एग्जिस्टिंग जो म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 20 लाख रुपए का है, एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। और मेरी एसआईपी जो चल रही है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000 पर मंथ, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 13,000 रुपीज पर मंथ, आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप में 5,000 रुपीज पर मंथ, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 5,000 रुपीज पर मंथ, एचडीएफसी फोकस 30 फंड में 7,000 रुपीज पर मंथ, आईसीआईसीआई प्रूव टेक्नोलॉजी फंड में 5,000 रुपीज पर मंथ और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 10,000 रुपीज पर मंथ। तो टोटल मैडम जो एसआईपी है 50,000 रुपीज पर मंथ है। मेरा इन्वेस्टमेंट करने मैं अगले 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। प्लान है मेरा इन्वेस्टमेंट करने का। और जो मेरा गोल है तो वो है कि ये 20 लाख एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का अमाउंट मिला के 85 लाख रुपीज तक का वेल्थ क्रिएशन, ताकि जो है 70 साल की उम्र के बाद में जो एक्सपेंसेस है इनसे मीट किए जा सके। ठीक है, तो यानी इनका पोर्टफोलियो इन्होंने अपने आप मेंशन किया। लगभग इनके पास 7 फंड्स हैं, जिसमें 5,000 से लेकर 13,000 की एसआईपी कर रहे हैं। टोटल 50,000 की एसआईपी है, यानी 20 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो वैल्यू। 85 लाख का लक्ष्य है इन 7 ईयर्स। तो बताइए इनका पोर्टफोलियो और उनके फंड चॉइसेस पर और उनके गोल पर आपके कमेंट्स। ये दीपाली। राकेश जी देखिए, आपने बताया कि एज है 63 और अब रिटायर्ड हैं, तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि आपका पोर्टफोलियो रिस्की पोर्टफोलियो है। आपको बदलाव की कोई सजेशन जरूर दूंगा। अगर 12% के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो 7 ईयर्स में 1 करोड़ 9 लाख रुपए बनते हैं। तो आपका जो टारगेट है 85 लाख का, वो तो बिल्कुल आप अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। स्मॉल कैप फंड, सेक्टोरल फंड और फोकस फंड, इन फंड से आपको निकलना चाहिए। यानी कि एचडीएफसी फोकस फंड आपके पोर्टफोलियो में है, साथ ही एक टेक्नोलॉजी फंड आपके पोर्टफोलियो में है और साथ में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड भी है। इन 3 फंड से आप निकल जाइए। ऐसा नहीं कि फंड खराब हैं, लेकिन आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से ये सुटेबल नहीं है। उसके बजाय मैं सलाह दूंगा कि जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है, इस फंड में आप निवेश कीजिए, इसमें एसआईपी कीजिए। इसी तरह से आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, उसको आप चुन सकते हैं। तो थोड़ा आपका पोर्टफोलियो बैलेंस होना चाहिए
आपको उतने रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं है, और क्योंकि समय 7 साल का है तो मेरे हिसाब से थोड़ा बदलाव आपको करना चाहिए। बाकी आप अपना गोल बिल्कुल अचीव कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, चलिए, तो ये आपके पोर्टफोलियो पर सलाह दी गई है और आप अपने मौजूदा पोर्टफोलियो से 1 करोड़ के आसपास का टारगेट हासिल कर सकेंगे। 1 करोड़ प्लस पोर्टफोलियो थोड़ा सा रिस्की है, थोड़े से बदलाव आपको करने की जरूरत है। किन फंड्स को आपको ऐड करना है वो आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, शुक्रिया पंकज जी शो में आने के लिए और अपनी व्यूज देने के लिए सभी सवालों पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जाते जाते आपको पंकज जी के टॉप 4 फंड्स भी अपनी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। ये वो फंड्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर एक नया पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर रहे हैं। तो टॉप 4 फंड्स भी आपके सामने आएंगे। ये तो राकेश कुमार जी का पोर्टफोलियो है, लेकिन पंकज जी के जो टॉप 4 फंड्स है उसमें एक आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला मल्टी एसेट एलोकेशन, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एक्सेस स्मॉल कैप शामिल हैं। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।